नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। हम तीनों का आपको नमस्कार और हम तीनों की तरफ से आप सबका स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। दोस्तों, जब नैनो की दुनिया में आपकी यात्रा शुरू हो ही गई है, तो उसके एक एक पहलू से मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। क्या आपको याद है, पिछली बार हमने आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। तो चलिए उन यादों को ताज़ा करें और जानें कि आखिर ये नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ चीज़ों को छोटा करते जाना नहीं है, बल्कि जब चीज़ों को छोटा करते हुए हम उनके आणविक स्तर पर पहुंच जाते हैं, तब उनके रासायनिक और भौतिक गुण बदल जाते हैं। इन नए नए गुणों के जरिए नई नई चीजें बनाने का नाम ही नैनो टेक्नोलॉजी है। एक नैनोमीटर 1 मीटर का खरबवां हिस्सा है। ये डायमेंशनल स्केल पर एक जादुई बिंदु है। ये है एक सोने का घन, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 फुट है। अब अगर हम इसे हर तरफ से आधा करें, तो हमें मिलेंगे हर तरफ से 18 इंच की माप के 8 घन। इन सभी छोटे घन और बड़े घन में इनकी कीमत को छोड़कर कोई फर्क नहीं है। इनके सारे गुण बिल्कुल एक समान हैं। हर घन सोने का है, पीला है, चमकदार और वजनदार भी है। प्रत्येक घन का मेल्टिंग पॉइंट और विद्युत चालकता समान है। अब हम इन 8 घनों में से एक घन को पहले की ही तरह हर तरफ से आधे हिस्से में काटते जाएं और उसे छोटा करते हुए उसके अणु तक पहुंच जाएं, तो इस अवस्था में उसके सारे गुण बदल जाएंगे, जैसे इनका रंग, मेल्टिंग पॉइंट और रासायनिक गुण भी। इस परिवर्तन का कारण है उन अणुओं के बीच में होने वाली पारस्परिक क्रिया, जिनसे सोना बना है। नैनो स्तर पर पहुंचकर सोने का मूल स्वभाव बदल जाता है। हम एक बड़े ढांचे से शुरू करके उसे छोटे से छोटा बनाते हैं, उसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम एक अणु इकाई से शुरू करके नैनो ढांचा तैयार करते हैं, तो उसे बॉटम्स अप अप्रोच कहेंगे, जो नैनो टेक्नोलॉजी का मूल आधार है। नैनो परिमाप के सोने के कण अपने आकार के अनुसार लाल, बैंगनी, हरे या नारंगी होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में आज का विषय है इंटीग्रेटेड सर्किट। यह शब्द आपके लिए नया जरूर है, लेकिन आपके दिनचर्या में शामिल है। मोबाइल फोन्स, टेलीविजन सेट्स, कंप्यूटर, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम जैसी चीजों का हिस्सा बनकर यह सर्किट हमेशा आपके साथ रहता है। तो चलिए इंटीग्रेटेड सर्किट को और अच्छी तरह से जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, यही कुछ 40-50 साल पीछे। चलिए चलते हैं उस दौर में जब कंप्यूटर और टेलीविजन नहीं, बल्कि रेडियो ही हमारे मनोरंजन और जानकारी का साधन हुआ करता था। इधर आपने रेडियो का बटन दबाया, उधर एक हल्की रोशनी रेडियो के भीतर उत्पन्न होती थी और अब शुरू होता था इंतजार। थोड़ी ही देर में वाल्व गर्म होता था और रेडियो बजने लगता था। ये पूरी प्रक्रिया कुछ समय लेती थी। वक्त बदला, वाल्व की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। वाल्व के आकार से छोटे आकार का ट्रांजिस्टर, लेकिन कार्यकुशलता में परिपूर्ण। पर एक ही ट्रांजिस्टर हर तरह के कार्य निष्पादन के लिए उपयुक्त नहीं था। अलग अलग कार्य निष्पादन के लिए और ट्रांजिस्टरों का इस्तेमाल किया जाता था। अरे ये तो वही ट्रांजिस्टर है जो रेडियो के अंदर लगते थे, और हम तो छोटे आकार के रेडियो को ही ट्रांजिस्टर समझते रहे। तुम ही नहीं, सभी ऐसा समझते थे बुद्धू। पर ये समय तुम्हारी बेवकूफी भरी बातों का नहीं, बल्कि बदलते वक्त के साथ चलने का है। वक्त थोड़ा और बदला और 2 वैज्ञानिकों ने लगभग एक साथ एक दूसरे से अनभिज्ञ रहकर एक आविष्कार कर दिया। ये वैज्ञानिक थे जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। 1 साल तक दोनों वैज्ञानिकों के लगातार अनथक प्रयत्नों के बाद ये आविष्कार हुआ। इसके लिए जैक किल्बी को सन 2000 में नोबेल प्राइज मिला। अब कंप्यूटर में भिन्न भिन्न ट्रांजिस्टरों और कलपुर्जों के बजाय एक चिप लगने लगी, जिसमें बहुत से ट्रांजिस्टर लगे होते थे। सबसे पहले ये चिप 1962 में अमेरिका में वायुसेना के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की गई। माइन्यूट मैन मिसाइल में भी इनका इस्तेमाल हुआ और उसके बाद प्रथम इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल कैलकुलेटर में भी इसका उपयोग होने लगा। प्रारंभिक इंटीग्रेटेड सर्किट में एक ट्रांजिस्टर, 3 रेजिस्टर और एक कैपेसिटर होता था और इसका आकार होता था एक वयस्क व्यक्ति की उंगली के बराबर। आज की आईसी का आकार एक सिक्के से भी छोटा होता है और ये 10 करोड़ से ज्यादा ट्रांजिस्टर की क्षमता रखता है और लगभग 10 लाख ट्रांजिस्टर्स सिर्फ 1 स्क्वायर मिलीमीटर एरिया में आसानी से फिट किए जाते हैं।
टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन हर ब्रांचेस में है। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इस कारण हर देश में नैनो टेक्नोलॉजी के लिए नए नए इनिशिएटिव और मिशन शुरू किए गए हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान में भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है। ये इनिशिएटिव लगभग 5 साल पहले प्रोफेसर CNR राव की अध्यक्षता में शुरू किया गया है। आज के दौर में इन इंटीग्रेटेड सर्किट से ऐसे माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स बनाए जा सकते हैं जो न सिर्फ कंप्यूटर्स, डिजिटल कैमरा, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि अब तो इनका प्रयोग अत्याधुनिक उपग्रहों के लिए भी किया जाता है। ये इतना सब मैं याद कैसे रखूंगा? लाओ मैं लिख लूं। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे भुलक्कड़ों के काम की ही है ये डिजिटल मेमोरी चिप। डिजिटल मेमोरी चिप? डिजिटल मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आज के आधुनिक युग में अति आवश्यक है। पहले आईसी में सिर्फ चंद ट्रांजिस्टर लगे होते थे, उन्हें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहते थे। इंटीग्रेशन के अगले चरण में एक चिप में हजारों ट्रांजिस्टर सिमटने लगे। ये इंटीग्रेशन आर्थिक रूप से ज्यादा लाभप्रद थे क्योंकि जहां एक ओर ये थोड़ी सी ही ज्यादा लागत में बनते थे, वहीं ज्यादा जटिल कार्य छोटे सर्किट बोर्ड के इस्तेमाल और कम संग्रहित प्रयासों में प्राप्त हो जाते थे। उसके बाद एक कदम और आगे बढ़े और हमें मिला मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें चिप की संख्या तो एक, लेकिन ट्रांजिस्टरों की संख्या लाखों में। सन 1970 के मध्य में कंप्यूटर की मेन मेमोरीज और पॉकेट कैलकुलेटर के लिए मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर होने लगा था। फिर 1980 से शुरू हुए दौर ने हमें दिखाया एक और अजूबा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें मीडियम स्केल इंटीग्रेशन की तुलना में कई ज्यादा ट्रांजिस्टर समाहित थे। इससे पहली बार यह संभव हुआ कि एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट में संपूर्ण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर नियोजित किया गया। 1993 में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI की शुरुआत हुई, जिसमें करोड़ से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगते हैं। उसके बाद आया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI, जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या करोड़ों में हो गई। लेकिन कार्यकुशलता की दृष्टि से VLSI और ULSI दोनों में फर्क है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का। उनकी कार्य पद्धति समान है, किंतु ULSI में ऊर्जा की खपत कम है, उसकी लागत भी कम है और VLSI की तुलना में ज्यादा तेज है। इंटीग्रेटेड सर्किट वेफर्स 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच के होते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी उस हद तक पहुंच गई है कि ये 8 इंच या 12 इंच के बनते हैं। 1995 में इंटीग्रेटेड सर्किट 250 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के थे। फिर धीरे धीरे ये 180, 130 और 90 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के स्तर तक पहुंच गए हैं और अब वैज्ञानिक उसे 65, 40 और फिर 25 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के स्तर पर लाने की कोशिश में हैं। तो ये था नैनो टेक्नोलॉजी और उसके क्षेत्र में हुई गतिविधियों से आपका परिचय। नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया वो दुनिया है जहां हमारी आवश्यकता की वस्तुएं छोटी से छोटी बनती जा रही है, लेकिन उनकी कार्यकुशलता और क्षमता बढ़ती जा रही है। तो चलिए देखते हैं। गीगा शब्द का उद्गम 1960 में ग्रीक शब्द याक से हुआ था, जिसका अर्थ है बहुत विशाल। 1 गीगाबाइट एक कंप्यूटर भंडार की क्षमता इकाई है, जिसे संक्षिप्त में हम जीबी कहते हैं। इसके अलावा ये डेटा ट्रांसफर दर को भी सूचित करता है। 1 गीगाबिट यानी 100 करोड़ बिट्स और 1 गीगाबाइट यानी 858 करोड़ 99,34,592 बिट्स। तो ये थी नंबर्स की बातें, लेकिन व्यवहारिक इस्तेमाल की बात करें तो 1 GB मेमोरी में 1000 गानों का समावेश हो सकता है। लेकिन ये इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया कैसे जाता है, ये तो हमने आपको बताया ही नहीं। चलिए ये भी देख लेते हैं। कंप्यूटर के लिए चिप निर्माण करना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें सैकड़ों चरण होते हैं। इसमें कुछ दिनों से लेकर कुछ महीने तक भी लग सकते हैं। वाल्व से ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर से इंटीग्रेटेड सर्किट तक की यात्रा जितनी रोचक है, उतनी जानकारीपूर्ण भी है।
तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे बनता है मामूली रेत से बने सिलिकॉन से इंटीग्रेटेड सर्किट। शुद्ध की हुई पिघली सिलिका की सिल्ली बनाकर उसे गोल पतले वेफर के आकार में काटा जाता है। चिप बहुत सी तहों से बनती है। हर तह अपने आप में एक विस्तृत नमूना है। अब इन वेफरों के बहुत ही छोटे खास हिस्सों पर जो सूक्ष्मदर्शी हैं, एक विशेष मिश्रण का लेप लगाकर विद्युत चालकों में बदल दिया जाता है। फिर लगभग बरसों पुरानी मुद्रण तकनीक से इन तहों पर निश्चित नमूने बनाए जाते हैं। इस तकनीक को फोटोलिथोग्राफी कहते हैं। फिर इन पर हल्के संवेदनशील पॉलीमर की एक तह लगाई जाती है। इस तह को फोटोरेसिस्ट भी कहते हैं। फिर अनेक चरणों से गुजरते हुए हम वहां पहुंचते हैं जहां अनावृत फोटोरेसिस्ट को और रक्षात्मक ऑक्साइड की तह को सर्किट के नमूने के आकार के साथ निक्षारित करते हुए विलायक घोल में धोया जाता है। फिर छोटे छेद ऑक्साइड तहों में निक्षारित होने के बाद प्रक्रिया के अगले मुख्य चरण की तैयारी शुरू हो जाती है। लेप किए हुए परमाणुओं को आयनित किया जाता है और फिर एक आयन आरोपण कक्ष में इन्हें अत्यंत ऊर्जामय बनाया जाता है। ऑक्सीकरण, फोटोलिथोग्राफी, निक्षारण और आयन आरोपण की प्रक्रियाएं ट्रांजिस्टर बनाने और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक घुमाव उत्पन्न करने के लिए बार बार दोहराई जाती हैं, जिससे पतले वेफर पर चिप बनती है। सिलिकॉन पर इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को गढ़ने के बाद पतली धातु से बनी और लेप लगी बहु सिलिकॉन झिल्ली व्यक्तिगत ट्रांजिस्टरों और दूसरे साधनों को आपस में जोड़ने के लिए लगा दी जाती है। अब बहु सिलिकॉन की एक रक्षात्मक परत इन वेफरों पर चढ़ा दी जाती है ताकि ये आर्द्रता, जंग या क्षय और वायुमंडलीय संदूषणों से बचे रह सकें। अब तक आपने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के उन तरीकों को देखा है जो प्रचलन में है, लेकिन अब नैनो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के माप को नीचे लाने में हमारी मदद कर रही है। उसे छोटे से छोटा बनाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आकार जितना छोटा हो जाएगा, डाटा प्रोसेसिंग की गति उतनी बढ़ती जाएगी, ऊर्जा की खपत कम होगी और लागत भी कम हो जाएगी। नैनो टेक्नोलॉजी में समय समय पर इस तरह के चिप्स विकसित करने की योजना है, जिसकी क्षमता है 1000 गीगाबाइट या फिर उससे भी ज्यादा। एक महानगर पालिका पुस्तकालय का पूरा डाटा एक क्रेडिट कार्ड के जितने चिप में समा सकेगा। तो चलिए अब जानते हैं क्रांतिकारी कार्बन नैनो ट्यूब्स यानी कि CNT से बने मेमोरी चिप के बारे में। कार्बन नैनो ट्यूब पर प्रयोग से देखा गया है कि उसमें 63 गीगापास्कल तन्ने की शक्ति है, जबकि उच्च कार्बन स्टील में यही तनन शक्ति 1.2 गीगापास्कल है। CNT में बहुत अधिक लचीलापन भी होता है। कार्बन नैनो ट्यूब के नन्हे तंतुओं से बने एक ढांचे को अंतर जोड़ों की सहायता से एक इलेक्ट्रोड पर लटकाया गया है। ये कार्बन नैनो ट्यूब कॉपर की तुलना में 5 गुना ज्यादा विद्युत चालकता से युक्त है, तो दूसरी तरफ ये स्टील से 100 गुना ज्यादा मजबूत और हीरे से ज्यादा कठोर है। कार्बन नैनो ट्यूब की दीवार की मोटाई सिर्फ कार्बन परमाणु जितनी होती है और ट्यूब का व्यास मनुष्य के एक बाल के 1,00,000वें हिस्से से भी छोटा होता है। कार्बन नैनो ट्यूब इंटीग्रेटेड सर्किट की दुनिया में एक नई रोशनी और नई उम्मीदें लेकर आई है, और इसमें कोई शक नहीं कि यह रोशनी है नैनो टेक्नोलॉजी की। अब जानिए CNT रैम के बारे में। इस प्रारूप यंत्र में एक सिलिकॉन वेफर की इकाई पर 10 खरब नैनो ट्यूब के संयोजनों की एक पूरी की पूरी संरचना मौजूद है। अगर एक बिट संचित करना है तो CNT को वोल्टेज दी जाएगी, जिसकी वजह से नीचे के इलेक्ट्रोड से मिलने के प्रयास में इसमें हल्का झोल उत्पन्न होगा। मगर 0 बिट के लिए CNT सामान्य रहेगी और इसमें कोई झोल उत्पन्न नहीं होगा। जैसा कि इस ढाल से ही दिख रहा है कि ऑफ की स्थिति में पढ़ने पर CNT से इलेक्ट्रोड की तरफ करंट नहीं जाता है, जबकि ऑन की स्थिति में पढ़ने पर CNT से इलेक्ट्रोड की तरफ करंट जाता है। अब इस चिप की मदद से कंप्यूटर ज्यादा तेज गति से काम करेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब एक बटन दबाते ही आपका कंप्यूटर अपना डाटा लिए आपको तैयार मिलेगा। इन कार्बन नैनो ट्यूब मेमोरी चिप में कार्बन नैनो ट्यूब से ट्रांजिस्टर बनाए जाएंगे जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर से कॉम्पैक्ट होंगे और ज्यादा कार्यकुशल होंगे। ऑन और ऑफ करने वाले स्विचों को जो कंप्यूटर चिप में डिजिटल इंफॉर्मेशन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, नैनो ट्यूब के ये धागे ऊपर और नीचे घूमकर
1 और 0 के दोहरे संकेत देते रहेंगे। साधारण ट्रांजिस्टरों के इलेक्ट्रॉनिक्स से विपरीत नैनो ट्यूब तब भी कंप्यूटर में एक्टिव रहेंगे जब आपका कंप्यूटर बंद होगा। सिर्फ होगा इतना कि जब कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाएगा वो तुरंत कार्यशील हो जाएंगे। है ना कमाल की बात। अब मैं आपको और एक कमाल की बात बताती हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आने वाले दिनों में आपको न्यूज़पेपर खरीदना ही नहीं पड़ेगा, बस एक बार खरीदने पर उसी में आपको रोज रोज नई नई ताजा तरीन खबरें पढ़ने को मिलेंगी, तो क्या आप इसे मानेंगे? या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक गिटार का आकार एक लाल रक्त कण जितना छोटा हो सकता है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ है। ये सब सच है और ये सच कर दिखाया है नैनो टेक्नोलॉजी ने। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोर ग्रुप बनाए हुए हैं। ये कोर ग्रुप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, मुंबई, लगभग सभी IITs में, यूनिवर्सिटी ऑफ पूना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में बनाए गए हैं। इसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर भी कई इंस्टीट्यूट्स में बनाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी नैनो साइंस या नैनो डिवाइस फैब्रिकेशन के लिए IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और IIT दिल्ली में नैनो फैब्रिकेशन सेंटर शुरू किए हैं। इन सब इंस्टीट्यूट्स में तरह तरह के विषयों पर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च हो रही है। अपने अगले सेगमेंट द लिविंग अर्थ में हम जानेंगे धरती के विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में। जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, दुनिया भर में एक अनोखी घटना शुरू होती है। ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। साइबेरिया, मंचूरिया और यूरोप जैसी दूर दराज जगहों से पक्षी भारत के गर्म मौसम की तरफ उड़ आते हैं। ऐसे ही पक्षियों में से एक हैं बेहद शानदार डेमोसिल क्रेन्स। हजारों डेमोसिल क्रेन जब मंगोलिया, दक्षिण पूर्वी रूस, कलमेकिया और कजाकिस्तान से भारत के अलग अलग हिस्सों में आते हैं तो इनकी बड़ी संख्या के कारण आसमान जैसे ढक जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पक्षी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। डेमोसिल क्रेन्स का सबसे बड़ा जमावड़ा राजस्थान के एक छोटे से गांव कीचन में होता है। सर्दियों में डेमोसिल क्रेन यहां वर्षों से आते रहे हैं। डेमोसिल क्रेन या एंथ्रोपाइड्स विर्गो दुनिया के सबसे छोटे और दूसरे सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाने वाले पक्षी हैं। इनकी संख्या लगभग 2,40,000 है। डेमोसिल क्रेन को अपनी नाजुक और महिलाओं जैसी खूबसूरत मुख मुद्राओं की वजह से ही यह नाम मिला है। कीचन के गांव वाले इन सारसों का स्वागत करते हैं और इन्हें नुकसान होने से बचाते हैं। दुनिया में कहीं भी डेमोसिल सारसों ने अपने आप को इंसानों के इतना करीब रहने के लिहाज से नहीं ढाला जितना कीचन में। ये एक पक्षी और इंसानों के बीच की सौहार्दपूर्ण रिश्ते की एक हैरत अंगेज मिसाल है। लेकिन बदकिस्मती से आज इस शानदार जीव को खतरा पैदा हो रहा है। इसकी कई वजहें हैं, जैसे इंसानों द्वारा कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, शिकार और भारत आते समय इन्हें जहर दिया जाना वगैरह। इन शानदार सारसों को बचाना जरूरी है ताकि इनकी घटती तादाद पर काबू पाया जा सके।
अब समय है सवाल जवाब का। हमारा आज का सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कारक जैक किल्बी को किस सन में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला? ए सन 2000 में, बी सन 2003 में या सी सन 2005 में? आपका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें ज़रूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in पर। नैनो टेक्नोलॉजी की जानकारी पूर्ण हमारे इस कार्यक्रम द वर्ल्ड ऑफ नैनो में नैनो टेक्नोलॉजी की अलग अलग शाखाओं के बारे में हम आपको विस्तार में जानकारी देंगे। इसकी हर एक शाखा ज्ञान का महासागर है। हमारे इस कार्यक्रम के आने वाली कड़ियों में हम आपका परिचय इन महासागरों से करवाएंगे। लेकिन अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। अगले अंक में हम बात करेंगे कि किस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नए बदलाव हो सकते हैं।